गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे और सब ठीक प्रकार होंगे। मैंने कल वीडियो नंबर 3 पढ़ाया था, आज वीडियो नंबर 4 कक्षा 11 और वो कल हम पढ़ा रहे थे नमक कदर होगा, उससे आगे आज हम बात करते हैं। तो मुंशी जी ने अपने बेटे को समझाया, परंतु बेटे का जब इंटरव्यू वहाँ देने गया उसने बातचीत की तो कई बार ऐसा होता है जो सामने व्यक्ति होता है क्योंकि रिश्वत का ज़माना, लेकिन हर जगह एक सा व्यक्ति नहीं मिलता, अच्छे लोग भी हैं। तो जो हाँ इंटरव्यू ले रहे थे, एक दरोगा का पद निकला था, बहुत लोग वहाँ इंटरव्यू देने के जुगाड़ भी किए होंगे, पैसा भी देने की बात होगी, परंतु सामने वाला व्यक्ति ऐसा बैठा होगा उसमें कि उसने इंटरव्यू लिए तो उसने वंशीधर को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है बेटा, अब वंशीधर को सेलेक्ट कर लिया तो वंशीधर को बता दिया, इसकी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग करने के बाद इसको बता दिया गया कि आपकी ज्वाइनिंग कहाँ रहेगी। तो ज्वाइनिंग के लिए इनको बताया, वहाँ पर स्थान बताया। तो बेटा इसको जरा समझना, अब मान लीजिए बहुत बड़ा क्षेत्र है ये, अब इसमें इनको ज्वाइनिंग करनी है, पूरा एरिया जो पहले जो वो करता था उसको रिटायर कर दिया गया, वो उसको बता के गया कि आपको यहाँ इस प्रकार से कार्य करना है। तो वहाँ पर क्या था, पहले काम होता था, उन्होंने वहाँ पर जो एक रास्ता बंद होता, चारों तरफ एक निगरानी का क्षेत्र दिया जाता है, पुलिस लगाई जाती है चारों तरफ एरिया में कि नमक कमा लो, नमक बनता था तो जाता था, एक स्थान बता दिया कि यहाँ से नमक निकलेगा और बाकी यहाँ चारों तरफ पहरेदारी रहेगी और सब इसकी कहीं से भी स्थान ना हो निकलने का, यानी कोई चोरी ना की जा सके। परंतु इस पद के लिए लालायित रहते थे, आप जानते हैं, तो उसके लिए जुगाड़बाजी जो होता था उसने क्या रखा था, यहाँ पर एक ऐसा स्थान बना रखा था, ये मैंने छोटा सा बताया आपको ऐसे बना, लेकिन ये किलोमीटरों में था, 25-30 किलोमीटर का एरिया मिला हुआ था। तो इस तरीके जब एरिया मिला हुआ था तो वहाँ पर जहाँ नमक बनता वहाँ से एक ऐसा एक रास्ता बना रखा था, चोर रास्ता जिसे कहते हैं, और यहाँ पर ऐसे कूड़ा वगैरह डाल देते थे वो, यहाँ पर कूड़ा करकट, जिससे यहाँ से निकलने का मतलब चोरी की जा सके। यहाँ से कुछ बैलगाड़ियाँ निकालते थे, नमक ब्लैकमेल ही करते थे यहाँ से। अब यहाँ से जो स्थान वो था, पुलिस हटाई गई, तो जब ये वंशीधर आया इसने अपने हिसाब से वो लगाया, तो जो लोग यहाँ लगे हुए थे और जो यहाँ लगा रखे थे, आपको पता कि वो कहीं ना कहीं रिश्वतखोर रहे होंगे जो यहाँ लगा रखे थे। लेकिन जब वंशीधर आया उसने चारों तरफ निरीक्षण किया, देखा जाके कि मुझे अपनी व्यवस्था देख लूँ, उसने यहाँ देखा ये क्या है, पुलिस वालों ने कहा है कुछ नहीं है, तो ऐसे ही। तो इसलिए कुछ शक हुआ, तो इसने क्या करा, ये जो इधर के पुलिस वाले थे वो यहाँ चेंज कर दिए थे और इधर के पुलिस वाले इधर और इधर के इधर, यानी ईमानदार जो लोग थे, जो सत्य थे, वो उनको लगा दिया सवार है। अब आप देखिए यहाँ से तो फिर काला कारोबार होने वाला नहीं है, और अपना वो ड्यूटी शुरू की। एक दिन रात को क्या हुआ, 15-20 गाड़ियाँ यहाँ से निकल के जा रही थी। अब रास्ते तो ऐसे बने होते हैं, तो मैंने बाउंड्री बना दी, रास्ते भी निकले होते हैं, जैसे कैंट एरिया होता है, तो ऐसे गाड़ियाँ जाती थी, वो भर के निकल के वो चेक होती थी, परंतु वो इस रास्ते से निकलते थे जहाँ से आराम से चोरी की जा सके। जब वो यहाँ से ऐसे निकल के जा रहे थे तो रात में जो पुलिस वाले थे आज, क्योंकि उनकी सेटिंग थी, जो लेकर जाते थे, वो थे आलोपी दीन जी। अभी आलोपी दीन जी की गाड़ी निकलती थी, रोज चोरी होती थी नमक की, काला कारोबार होता था। तो अब रात के समय, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं था चेंज हो गई ड्यूटी, वो अपनी गाड़ियाँ जैसे निकालने लगे यहाँ से, तो उन्होंने रोक लिया पुलिस वालों ने, बोला क्या है, कहाँ जा रहे हैं गाड़ी, बोला अरे तुम जानते नहीं, ये तो उनके पंडित जी आलोपी दीन, पंडित आलोपी दीन। बोले कौन पंडित आलोपी दीन, आप बोले तुम जानते नहीं, तो वो तो पुलिस वाले नहीं लगाए थे, उन्हें क्या पता। तो बोले आप अपने उन्हें बुला के लाइए इंस्पेक्टर साहब को, दरोगा जी को बुलाइए, बात करेंगे। दरोगा वो भागा आया एक आध, आके उसने वहाँ पहुँचा, उनका सर ऐसे ऐसे कुछ गाड़ियाँ नमक की जा रही हैं, आपको बुलाया है। तो इंस्पेक्टर जो वंशीधर चले गए। अब वंशीधर जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा, हाँ भाई क्या बात है, तो वो कहने लगे अरे आलो सर ये गाड़ियाँ नहीं निकलने दे रहे आलोपी दीन की। तो वो कहने लगे कौन आलोपी दीन, वंशीधर। बोले आप उन्हें जानते नहीं, बोले नहीं हम तो नहीं जानते। तो बोले, अब वो कहने लगे चलो इन्हें अंदर करो, सब गाड़ियाँ पकड़ो, इन्हें पकड़ो, ये कहाँ लेकर जा रहे हैं गाड़ियाँ। अब वो डर गए, तो बोले साहब रुक जाइए जरा, हम अपने मालिक को बुला लाए पंडित जी को, तो आप उनसे बात कर लेना। वो एक इनका जो गाड़ी से निकल के गया, आलोपी दीन को बुला कर लाए। अब आलोपी दीन जब आए तो आलोपी दीन ने आते ही कहा, अरे साहब इन्हें गाड़ियों पर निकलने दीजिए, हम बात करते हैं, हो जाएगा, गाड़ियों को जाने दीजिए। लेकिन वंशीधर ने कहा क्यों गाड़ियों को क्यों जाने का, ये बताइए क्या बात है। उसने कहा हो जाएगा बात कर लेंगे। तो धीरे से पास आया, आके बोला
साहब क्या कर रहे हो, आप जानते हैं, मुझे पता नहीं था आपने नियुक्त हुए, यहाँ तो ऐसे चलता है, हम बात कर लेते हैं पैसे वैसे में, आपका भी हो जाएगा, पैसे दे देंगे वो। तो बंशीधर ने कहा क्या मतलब? उसने कहा कि आपका और हमारा हिसाब हो जाएगा, गाड़ियों को जाने दीजिए। तो उसने कहा बंशीधर ने, कौन सा हिसाब हो जाएगा बताइए ना, क्या हिसाब? सॉरी। तो उन्होंने कहा कि कुछ ले दे के मामला रफा दफा कर लेंगे। उसने कहा रफा दफा मतलब? उसने कहा 5,000 रुपये हम आपको दे दें। बहुत पुरानी बात है, 5,000 की कीमत 5 लाख के बराबर थी। तो उन्होंने कहा 5,000 रुपये मैं आपको दे दूँगा गाड़ियों को। मैंने 5,000 किस लिए? बोला अरे साहब वो कुछ नहीं, 5,000। तो क्या लगे साहब 10 ले लीजिएगा, 15 ले लीजिएगा, 20, 25, 30, वो 40,000 तक आ गया कि 40,000 बहुत होते हैं, 40,000 से कभी वो उसने आज तक नहीं दिए थे आलूबीदीन में। लेकिन उसने कहा 40,000 तक मान जाइए, आप ले लीजिए, कुछ लाभ नहीं होने वाला आपको, क्यों पंगा ले रहे हो? और उसे बुरा लगा कि पंगे वाली क्या बात है। उसने कहा तुम 40,000 की बात कर रहे हो, तुम 40 लाख भी दोगे ना, करोड़ भी दोगे, तब भी मैं नहीं मानने वाला। बंशीधर उसे आलूबीदीन को लगा भाई ये तो मानने वाला नहीं है। और उसने फिर ये बदलू सिंह सिपाही, बंशीधर ने बदलू सिंह से कहा कि चलो हथकड़ियाँ डालो इनके। अब वो सारे सिपाही तो जानते थे कि भाई हाँ इसकी तूती बोलती है, कहने का मतलब हाँ इससे सब डरते हैं, और उसका नाम भी है पंडित जी का, और इन्हें कोई टच नहीं करता, और इनके कारोबार चलते हैं इसी प्रकार के, सब काला कारोबार, जो भी ये काम करते थे सब काला बाजारी चलती थी। लेकिन अब इसके बाद उसने कहा बंशीधर ने कि यहाँ कुछ नहीं चलने वाला, जाइए इनके हथकड़ी डालिए। अब सिपाही से बोले जाओ हथकड़ी डाल लो। अब सिपाही डरने लगा, बोला साहब क्या करो, वो चला नहीं पहली बार कहने को, और वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था पंडित आलूबीदीन, अरे साहब मान जाइए, मान लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे मतलब उसे पता था कि होने का कुछ है नहीं, लेकिन वो प्रयास कर रहा था ऐसे ही लेके का काम हो जाए। लेकिन उसने फिर बदलू से कहा हाँ भाई क्या कहा था, डालिए हथकड़ी। भैया जो वो बदलू था, जब वो गया उसे पता था कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरी नौकरी पहले जाएगी। उसने जाके बदलू ने जब आलूबीदीन का हथकड़ी डाला तो धीरे से बोला ना साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर देना, ये तो मैं अपने साहब का आदेश मान रहा हूँ, मुझे करना पड़ेगा, मजबूरी है। ऐसा बोलते हुए बोला साहब आप मेरी नौकरी बचाए रखना, मेरी नौकरी को आँच लाए। और ऐसे करते हुए हथकड़ी डाल के और लेकर पहुँच गए कोर्ट में। और कोर्ट में जब पेशी होती है तो दोनों को बुलाया जाता है, दोनों को वकील करने पड़ते हैं, जो लेकर आया वो भी और जो पकड़ा गया वो भी अपना वकील करता है, सवाल जवाब होते हैं। अब वहाँ वकील आप जानते हैं, अदालत में जाओगे, वहाँ पर पहुँचोगे कचहरी तो वकील लाइन लग जाते, बताइए जी क्या काम है क्या काम है। अब वकील दोनों के पास आ रहे थे, आलूबीदीन के पास भी आ रहे थे और बंशीधर के, लेकिन उन्हें थोड़ी ना पता है कि मैं ट्रेन का। लेकिन आलूबीदीन के पास तो लाइन लग रही थी, अरे साहब देख के, क्योंकि सब जानते थे कि इसकी तो अलग ही तूती बोलती है यहाँ पर। अब आए वो कह रहे साहब बताइए क्या केस है, हम लड़ेंगे, लाइन लग गई। अब इसके पास भी आ रहे थे बंशीधर से कह रहे बताइए क्या केस है। लेकिन बंशीधर जिसको एक केस बताए कि आलूबीदीन के खिलाफ है, तो वो सारे वकील कहते हैं ठीक है कहीं और कर लीजिए और वकील कर लीजिए। इस प्रकार से कोई वकील तैयार ही नहीं हुआ, क्योंकि सब डरते थे कि किसके खिलाफ, आलूबीदीन के खिलाफ हम केस करेंगे, वो तो हमारे भी जान के लाले पड़ जाएंगे, जान का खतरा हो जाएगा। तो वो कोई भी तैयार नहीं हुआ। बंशीधर को लगा कि भाई अब तो कोई मामला है ही नहीं, कोई वकील ही तैयार नहीं हुआ, क्योंकि पता था सब रिश्वतखोर थे, सब पैसा चाहिए सबको। इस तरीके से बंशीधर के साथ कोई आया नहीं। अदालत में वो आई कि बुलाइए अपना वकील। अब बंशीधर कहाँ से वकील ना है, तो जज ने कह दिया इनको बरी कर दिया जाए आलूबीदीन को। और बंशीधर से कहा कि भाई तुम ये क्या काम करते हो, कैसे करते हो, और इन्हें ऐसे अच्छे सम्मानीय व्यक्ति को तुम ऐसा, और उन्हें यहाँ अदालत तक खींच लाए, इनका तुमने बेइज्जती कर दी, इनको समाज में इतना बड़ा नाम है, ये उन्हें नौकरी से इनको हटा दिया जाए। भैया उन्हें वहाँ विभाग में गए तो वहाँ से नौकरी से हटा दिया गया। और वो नौकरी से हटने के बाद घर आए। अब घर जब आए तो उनके पिता को सूचना मिल चुकी थी कि वो नौकरी से हटा दिया गया, तो बड़े दुखी थे। अब आए तो बंशीधर भी आया, आके जाके वो अपना आराम से बैठ गया। दुख तो हुआ था उसे बिल्कुल भी। पिताजी ने उसे बुलाया, बोले बेटा ये तुमने क्या कर डाला, और तुमने किससे पंगा ले लिया, आलूबीदीन से, पंडित आलूबीदीन से भी वो आएंगे, देखना पड़ा, पता नहीं अब हमें यहाँ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, नौकरी तो गई है, बढ़िया तू क्या करेगा, ये करेगा, ऐसे बोलना, बहुत सारी बातें उससे करने लगे। दुख प्रकट हो रहा था। अब थोड़ी देर में गेट पर पता लगी आवाज़, रथ में अपना वो आ लिए थे आलूबीदीन उन्हीं के घर की तरफ। और जब वो घर के पास आए तो गेट खटखटाया तो उन्हें डर लगा, मुंशी जी घबरा गए, वही होंगे आलूबीदीन जी।
अब वो विकेट खोलते हैं तो आलोपीदीन उनके पैरों में दंडवत गिर जाते हैं, रोते हैं, कहते हैं कि मेरे से गलती हो गई, मेरे बेटे ने आपके साथ ऐसा किया, आप मुझे सज़ा दे लीजिए इसके लिए। अब वो जो बोले कि आपका बेटा कहाँ है, वंशीधर को बुलाइए। आलोपीदीन ने कहा, वंशीधर भी आया क्योंकि जॉब करा था, उसने अपना कर्तव्य निभाया। अब आया आलोपीदीन के सामने आया तो बोला, पंडित जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपके साथ ऐसा किया क्योंकि मेरा कर्तव्य था, मैंने ऐसा किया है, लेकिन मैंने आपकी जो मान सम्मान था उसको ठेस पहुँचाई, आपको बुरा लगा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन उसके पिताजी बोले चल पैरों में माफ़ी मांग ले, आए हैं घर पर आए हैं, तुमने ऐसा किया है। तो वो आलोपीदीन कहते हैं खुद, नहीं नहीं माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं, आपके बेटे ने तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लड़का है ये। वो मुंशी जी से कहा तो मुंशी जी को बड़ा चंगा हुआ कि आलोपीदीन जी ऐसा कह रहे हैं। अब आलोपीदीन जी ने उनके सामने एक बात रखी। आलोपीदीन जी उनके सामने बात रखते हैं, वो कहते हैं कि मैं भी एक ईमानदार व्यक्ति था, एक व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन जब मैं कोई काम करता था उस काम में कुछ ना कुछ अड़चनें, यानी सरकारी डिपार्टमेंट दुनिया भर के ये करिए, मेरे सारे कागज भी पूरे होते थे, हर प्रकार की सारी कमियां दूर होती थी, टैक्स भी सारी जो होती हैं प्रक्रिया सब करने के बाद भी मेरे से रिश्वत ली जाती थी, सब ये होता था। यानी मैंने अपने आप को फिर मजबूरन इस दलदल में फंसा लिया। मैंने देखा कि ऐसे तो कोई काम हम कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए मैं ये करने लगा था। लेकिन आज मैंने आपके बेटे को देखा तो मुझे अपनी वो जो सच्चाई जो मैं कभी हुआ करता था, ये मैंने आज देखा कि एक ईमानदार व्यक्ति है और मेरा इतना बड़ा कारोबार चलता है, उसमें भी बहुत सारे घोटाले हो जाते हैं, बहुत सारे जो मेरा हिसाब किताब रखते हैं वो कर देता है और भी बहुत करते हैं। तो मैं आपके बेटे से आज एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ, मैं आपसे बेटे से कुछ मांगने आया हूँ। तो वो सबको कहने लगे मुंशी जी को हम क्या दे सकते हैं, हमारे पास क्या है। वंशीधर भी कहने लगे कि पता नहीं क्या बात है, ऐसा क्यों कह रहे हैं पंडित जी। उन्होंने कहा कि आप ईमानदारी से काम करिए, जैसे आप कर रहे हैं मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा, मेरा काम, मुझे तो ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है, मेरे जो इतने घोटाले हो रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें, मुझे कम से कम ऐसा व्यक्ति तो मिलेगा और मैं जहाँ तुम्हें दरोगा में इतने पैसे मिले मैं उससे दुगने दे दूंगा। और तुम्हें सच्चाई तो काम करना है, तुम्हें सच्चाई से करना करिए, मैं आपको सम्मान करता हूँ। अब वंशीधर को भी अच्छा लगा कि भाई ठीक है, मेरे जो विचार है मैं उसके अनुरूप कार्य करूँगा। वो तैयार हो गया, उससे दुगनी तनख्वाह देने को, दुगनी तनख्वाह भी मिली। आज मुंशी जी बड़े खुश हुए क्योंकि मेरे बेटे को आज नौकरी मिल गई और उससे ज़्यादा पैसे में कोई अब ऊपरी कमाई की भी जरूरत नहीं है, इतना पैसा मिला। और उन्होंने कहा कि और भी मैं दे दूंगा जितना चाहिए, तनख्वाह बढ़ जाएगी हर महीने, ऐसा पूरा आश्वासन देकर और वंशीधर को नौकरी मिल गई और अच्छे प्रकार से वो काम धंधा करने लगा, ईमानदारी से करने लगा। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे इसी से संबंधित बात करेंगे कि हमने जो कहानी पढ़ी इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या करना चाहिए, इसमें मुंशी जी के विचार क्या थे, वंशीधर क्या थे, क्या उनके विचार गलत थे, अपने आप को बदलना चाहिए था, मुंशी जी को बदलना चाहिए था क्या। और आज मतलब मुंशी जी ने जो बातें अपने बेटे से की वो नहीं कहनी चाहिए थी। आलोपीदीन कैसा व्यक्ति था, अब इसमें दोनों कंडीशन आ गई, वो अच्छा भी था बुरा भी था। अब हमें देखना है कि इन दोनों में कौन अच्छा था, आलोपीदीन ऐसा क्यों बदल गया, क्या हमको भी बदल जाना चाहिए समय के अनुरूप, ये हम आपसे बात करेंगे। अब बदरू सिंह सिपाही था, वो तो मजबूरी था, उसकी तो कोई बात ही नहीं, लेकिन हमारे तीन ये करेक्टर आते हैं, मुंशी जी, वंशीधर और आलोपीदीन, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और इसमें छिपे ज्ञान को हम प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे भी इसको। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन को सफल बना पाएंगे और हमारे पढ़ने लिखने का भी लाभ तभी है जब हमें पाठों से कोई ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है पॉजिटिव, उसको हम अपने अंदर अपनाते हैं तो हमारा पढ़ने का फायदा है, लाभ है, अन्यथा नहीं है। ठीक है छात्रों, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित बात करेंगे इसी चैप्टर से। आप अच्छी तरह पढ़ते रहें, उसके प्रश्न उत्तर आप लिखें अपनी कॉपी के अंदर और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ क्रम से वैसे चलते रहें, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे। जो बुक्स में लिखे होते हैं आंसर वो उसके विचार हैं लेखक के, लेकिन आप भी एक लेखक से कम नहीं। अगर आपकी समझ में आ गया तो बहुत अच्छे विचार लिख सकते हैं और हर बच्चा अलग लिख सकता है। मैं कहता हूँ अगर 20 बच्चे हैं क्लास में तो 20 के आंसर अलग भी हो सकते हैं और बहुत अच्छे आंसर भी निकल कर आ सकते हैं उसमें से 4-6 बच्चों के। तो आपको आंसर अपने हिसाब से लिखने हैं, अपनी सोच के अनुरूप लिखने हैं, लेकिन याद रखना धनात्मक जिसको सब लोग पसंद करें, नकारात्मक प्रभाव नहीं डालने चाहिए, ऐसे हमें आंसर लिखने हैं। ठीक है छात्रों, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।